चलिए। तो हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद आप सभी लोगों को। कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर एक और बार। और बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो अमनवीर सिंह, हेलो अमनवीर, राम राम जी, राम राम आप सभी को। क्या हाल चाल भाई सब लोगों के? बढ़िया। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। तो बच्चे लोग, हम लोग कल पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था ऑर्बिटल, मतलब कल हमने पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। और आपको ये पता होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी किसी कक्ष के अंदर घूमने पर कितनी वेलोसिटी होती है, ये बात आपने कल डिसाइड की। आज हम पढ़ने वाले उपग्रह, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कहकर चलते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहकर चलते हैं। आइए समझते हैं सैटेलाइट क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, और आपके पेपर में किन उपग्रह के बारे में बात की है। तो जरा बात करते हैं। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कौन से उपग्रह को पढ़कर चलोगे, लेकिन फिर भी हम सारी चीजें आपको समझाते हुए चलते हैं। देखो उपग्रह क्या होते हैं बच्चों। जब हम उपग्रह की बात करते हैं तो दो तरह के उपग्रह यानी दो तरह के सैटेलाइट हमारे चारों तरफ है। पहले को सैटेलाइट को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हिंदी में प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट के बाद दूसरे जो सैटेलाइट होते हैं, यानी जो दूसरे उपग्रह होते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी हिंदी में से कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये समझ के चलो कि भाई नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, वो है। प्राकृतिक उपग्रह का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक का उदाहरण है भाई मून, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा प्राकृतिक है। बाकी आर्टिफिशियल जिनको हमने छोड़ा है वो तो बहुत सारे हैं, इनसेट वगैरह के नाम से, आर्यभट्ट हो गया, स्पुतनिक हो गया, बहुत सारे हो गए। पर आप ये समझ के चलो कि ये सारे के सारे उपग्रह हमारे क्या कहलाते हैं? दो तरह के उपग्रह कहलाते हैं। एक प्रश्न इस टॉपिक पे बनता है, उस प्रश्न की बात लेकर चलते हैं, उस प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न बनता है, why there is high tides in sea। समुद्र में उठने वाले, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा किस कारण से होते हैं? मतलब किस कारण से होते हैं, ये पूछा है। किस कारण से होते हैं? होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि किस कारण से आपके समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमसे पूछा गया समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा किस कारण से होते हैं। बच्चों, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, तो आप लोग, ठीक है, परेशान मत होइएगा, आप लोग को आंसर सारे देते चलूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी भैया, ठीक है ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का मतलब होता है समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, आखिर के उसका क्या कारण है। अगर मैं बात लेकर चलूं बच्चों, उसका क्या कारण होता है, तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते हैं। ये चैप्टर आपका कल खत्म होगा। गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं, कारण होते हैं। तो आप ये समझ के चलिएगा कि क्यों होते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बच्चों क्या होते हैं? कारण होते हैं। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब आप बोलेंगे सर चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण से कैसे? भाई एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं सुनामी क्यों आती है, सुनामी का कारण क्या है? तो आप बोलेंगे सर सुनामी का कारण होता है जब भी कभी समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो किनारों पर सुनामी आती है। कारण क्या होता है? भूकंप से नीचे की प्लेटें खिसकती है। ऐसा ही कुछ हमारे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? ये प्लेटें अपनी जगह से हिलती हैं, कांपती हैं, और पूरे समुद्र में क्या होती है? ऊंची ऊंची लहरें उठती है। तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा यानी ऊंची ऊंची लहरें उठने का कारण क्या लगा के चलोगे आप? लगा के चलोगे इसमें उठने का कारण होता है सीधा सा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। यानी क्या? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब क्या? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। बोलिए क्या बात दिक्कत है?
है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसी के अंतर्गत आता है। बात कहिए, सुनाइए, मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात ठीक है? चलिए, अब बच्चों उपग्रह मतलब क्या? उपग्रह का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के चारों तरफ लगा रहे हैं चक्कर। हम तो अपनी पृथ्वी की बात करेंगे, बाकी जहां भी होते हैं हमें क्या लेना देना। चलिए, अब बच्चे पृथ्वी के चारों तरफ पहले जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं उन उपग्रह को नाम देते हैं पोलर। पोलर यानी पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट। और पोलर सैटेलाइट को हिंदी में कहा जाता है ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय उपग्रह। तो क्या होते हैं पोलर सैटेलाइट? भाई ये होते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या चक्कर लगा रहा? पोलर सैटेलाइट मतलब ध्रुवीय उपग्रह का मतलब है ये होते हैं ध्रुवीय उपग्रह। बोलो क्या परेशानी? तो ध्रुवीय उपग्रह का मतलब है जो ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम जानते हैं ध्रुव मतलब क्या हुआ? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इनके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय उपग्रह बोलते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का काम होता है ध्रुवों के बारे में पता लगाना कि भाई ध्रुव पे क्या चल रहा है, पोल्स पे क्या चल रहा है, पोल्स पे ग्लेशियर पिघल गए कि नहीं पिघल गए हैं, ये हो गया कि नहीं हो गया है, वो हो गया कि नहीं हो गया है। इन सभी चीजों का अगर पता लगाना चाहते हैं तो उनको हम पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। हेलो तनु वर्मा, जय हिंद बेटा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इनको हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट्स यानी ध्रुवीय उपग्रह कहकर चलते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह मतलब जो ध्रुव के चारों ओर यानी पोल्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात लेकर चले तो इनका काम क्या होता है? तो इनके काम की बात लेकर चलूं तो इनका काम नेविगेशन करना होता है, वेदर फोरकास्टिंग में इनका यूज होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण इनका प्रयोग होता है। तो आप ये समझ के चलिएगा पोलर सैटेलाइट का भी उपयोग करते हैं। हेलो हर्षित सिंह रावत, हेलो मयंक सिंह राजपूत, हेलो अंजलि शर्मा। क्लास का कितना टाइम हो गया? क्लास करीब 10 मिनट पहले स्टार्ट हुई होगी यार। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहते हैं। पोलर सैटेलाइट कहते हैं यानी इनको क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। तो हमने आपसे कहा पहला तो हमारे पास पता है पोलर सैटेलाइट होते हैं यानी जिनको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। चलिए, दूसरे सैटेलाइट जिनकी हम बात करते हैं, दूसरे सैटेलाइट की बात करें, दूसरे सैटेलाइट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस का पार्ट है, उनकी बात लेकर चलो तो उनको हमारी फिजिक्स में कहते हैं भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं इसको? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी का मतलब, इसका मतलब होता है बेटा भू स्थिर उपग्रह, यानी भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आप मेरी बात को समझना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या हुआ वैष्णवी सर? क्लास तो 8:30 से शुरू नहीं भैया, मेरी तो 8:15 से ही क्लास होती है। क्लास तो मेरी 8:15 से ही होती है यार। चलो कोई बात नहीं, वैसे स्टार्ट ही किया है अभी, आप समझते चलो, चलो जो भी है ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। यार 8:15 से ही क्लास होती है, हो सकता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया हो सकता है मेरी कुछ गलती हो गई हो या वहाँ से कुछ शेड्यूल लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, कोई बात नहीं, यहीं से क्लास कर लीजिए। हेलो सुमित विद्यार्थी, हेलो बेटा, राम राम जी। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यार, 8:22 8:23 से क्लास स्टार्ट हुई है, डोंट वरी। तो आप ये समझ के चलिएगा, हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। सुनिएगा मेरे मतलब, जियो स्टेशनरी का मतलब क्या? जियो का मतलब होता है अर्थ और इसका मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में, यानी वो उपग्रह जो पृथ्वी से रेस्ट में दिखाई देते हैं, पृथ्वी से एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपके घर में डीटीएच है? मुझे एक बात सोच समझ के बताना, अगर आपके घर में वो छतरी लगा के चला गया तो छतरी की आपने डायरेक्शन कभी बदली है? कभी बदल के देखो। आपके घर में जो एयरटेल लगा है, कभी उसका एंटीना ऐसे मोड़ कर देखो, एक बार खींच के देखो, आप ये देखोगे कभी आपने एंटीना बदला है? कभी छतरी नहीं बदली होगी। कारण क्या है कि छतरी नहीं बदल रहे भाई?
छतरी क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि भैया उसका नाम है डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम। कहां से डायरेक्ट टू होम? सीधे सैटेलाइट से, सीधे उपग्रह से आपके पास। तो ऐसे सेट को, सैटेलाइट को जो सीधा सिग्नल आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डीटीएच कह रहे हैं। मतलब आप अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहे, अगर आप अपनी छतरी की दिशा नहीं बदल रहे, इसका मतलब सैटेलाइट एक ही जगह पर है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो आखिर सैटेलाइट एक ही जगह पर दिखाई कैसे पड़ रहा है भाई? भाई एक ही जगह पर दिखाई कैसे पड़ रहा है? अगर पृथ्वी घूम रही है, अगर पृथ्वी घूम रही है तो आखिर सैटेलाइट एक ही जगह पर कैसे है? अगर मैं बात लेकर चलूं कैसे है? सिंपल सी बात, कुछ नहीं लिखा गया है, दीपक शाक्या यहीं से स्टार्ट किया है, मत परेशान हो। ठीक है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये समझ के चलिएगा कि कि हमारी जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अगर मैं सैटेलाइट छोड़ा तो सैटेलाइट से आपके पास डीटीएच पे सिग्नल आया, इसका मतलब आप एंटीना नहीं बदल रहे, इसका मतलब सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह पर। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है बेटा। कैसे संभव है? आपने कोई सैटेलाइट छोड़ा, जितना अगर ये सैटेलाइट, जितना ये उपग्रह चक्कर लगाए और उतना ही मेरी पृथ्वी चक्कर लगाए, यानी अगर आपने सैटेलाइट छोड़ा, अगर आपने उपग्रह छोड़ा, भारत ने उपग्रह छोड़ा, और जैसे जैसे ये सैटेलाइट, जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाए वैसे वैसे ये एक साथ चक्कर लगाए, जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाए वैसे वैसे उपग्रह चक्कर लगाए, जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाए, तो क्या ये एक ही जगह पर हमेशा दिखाई देगा? इसका मतलब ये कैसे हो रहा है? पृथ्वी एक चक्कर कितने में लगाती? 24 घंटे में। अगर ये सैटेलाइट भी एक 24 घंटे में चक्कर लगाए तो क्या हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देंगे? दिखाई देंगे ना मेरे भाई, दिखाई देंगे मेरे भाई। सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है, सिंपल सी मेरी बात। क्या हो रहा है शिवांगी प्रजापति? सर मैंने किया था सिग्नल के लिए पर और खराब हो गया। कर भी मत देना बेटा, आपका डीटीएच खराब हो जाएगा। जो डीटीएच होता है ना वो लगाने वाले आते हैं, तो डीटीएच वाले सीधे सैटेलाइट की तरफ लगाते हैं सिग्नल। सैटेलाइट जो होता है ना उपग्रह, उसकी तरफ लगाते हैं। आप दिशा नहीं बदल सकते। सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह पर दिखाई पड़ते हैं। और इन उपग्रह को हम क्या बोलते हैं? इस उपग्रह को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। और ऐसा कैसे संभव हुआ है? क्योंकि पृथ्वी अगर 24 घंटे में चक्कर लगाती तो ये भी 24 घंटे में चक्कर लगाते। दोनों एक बराबर स्पीड से नहीं घूमते, दोनों एक बराबर चाल से नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो छोटा चक्कर लगा रही है, ये लगा रहे हैं बहुत लंबा चक्कर, तो भाई इनको तेज घूमना पड़ेगा ना। तो एक तेज, एक ये तेज घूमते। मेरे कहने का मतलब है दोनों की स्पीड सेम नहीं होती, दोनों का टाइम पीरियड यानी दोनों का आवर्तकाल सही होता है। पृथ्वी अगर 24 घंटे में चक्कर लगाती है तो ये भी हमेशा 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। और इस चीज की बात लेकर चलूं तो आप ये समझ के चलो, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह क्या कहते हैं। और हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है ये वाला टॉपिक, तो ये समझ लो आपके पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह कहकर चलते हैं। तो अगर आप अपने घर में सीरियल देखते हैं, अगर आप देखते हैं नागिन, अगर आप देखते हैं अपराजिता, अगर आप देखते हैं मालगुडी डेज, अगर आप देखते हैं अलिफ लैला, तो बेटा ये सीरियल ये समझिए कहां से आ रहे हैं? आपके सीधे सीधे सैटेलाइट से आ रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से आ रहे हैं, भू स्थिर उपग्रह से सीधे आपके पास आ रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, हर्षित रावत सर डीटीएच हमेशा थोड़े टिल्ट क्यों रहते हैं? बेटा हर्षित कोई कारण नहीं है बेटा, सैटेलाइट जहां पर होता है उसी तरफ टिल्ट किए जाते हैं। अगर सैटेलाइट बिल्कुल ऊपर होता तो सीधा ऊपर किए जाते, पर क्योंकि सैटेलाइट की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसी तरफ किए जाते हैं। क्योंकि इसका कुछ कारण है, इसके कारण ये होते हैं कि जो ये उपग्रह होते हैं ये चक्कर लगाते हैं आप लोगों के इक्वेटोरियल लाइन पर, भूमध्य रेखा पर। और हमारी जो भारत, हम लोग जिस लोकेशन पर रहते हैं ना, हम लोग, हमारा भारत जिस जगह पर है ना, वो विषुवत रेखा से थोड़ा सा दूर है। और ये उपग्रह यहाँ चक्कर लगा रहे हैं तो एक्चुअली में इनको टिल्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, इस कारण से। बट आप समझ के चलो, हाँ टिल्ट करते हैं। अगर हम विषुवत रेखा पर होते, अगर हम बिल्कुल यहां पर होते ना, तो बिल्कुल बेटा आपके बिल्कुल ऊपर लगाई जाती, ऐसे में छतरी लगाई जाती। पर हम लोग थोड़ा विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, इस कारण से हमें थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है। पर आप ये समझ के चलिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह कहकर चलते हैं। बात समझो? हाँ जी भैया, हर काम के लिए पढ़ना पड़ता है। तो पहला है भैया जी, पेपर में जो बनता है कि इनका आवर्तकाल कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मेरे भाई मुझे बताइए इनका आवर्तकाल कितना होता है? 24 आवर्स होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू अर्थ, यानी किसके? पृथ्वी के बराबर, यानी पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के बराबर। तो इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के बराबर कहकर चलते हैं, यानी पृथ्वी के बराबर। बात समझ आई?
पहला चीज। दूसरा चीज, कितनी ऊंचाई से सिग्नल आता है मेरे भाई। आप अपराजिता, आप नागिन सीरियल कितनी ऊंचाई से देखते हो, कितनी ऊंचाई से सिग्नल आ रहा है। क्या आपने चाचा के लड़के रहता है वहां पे, क्या भाई कितने दूर से सिग्नल आ रहा है, सोचो। तो भैया जी मैं आपको बताऊं, ये आ रहे होते हैं सिग्नल 35,830 किलोमीटर से, जिनको किताबों में 36,000 किलोमीटर भी कहा गया है, पर 36,000 किलोमीटर भी कहा गया है, दोनों एक ही बातें हैं। कितनी त्रिज्या में चक्कर लगाता है ये जो कक्ष होता है, ये जो ऑर्बिट होता है, ये कितना रेडियस है, कितनी त्रिज्या है, तो इसका रेडियस होता है 42,200 किलोमीटर की त्रिज्या होती है। ये जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं, इनमें क्या चीज सेम होती है, इनमें वेलोसिटी डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है, वेग अलग है, पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। जबकि ओमेगा, जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं, वो पृथ्वी के बराबर होता है, सेम टू अर्थ। कहने का मतलब ये हुआ, यानी ओमेगा मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी पृथ्वी के बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है, जो कि टी बराबर होता है, ओमेगा बराबर 2π/t। तो आप ये समझ के चलेंगे कि ओमेगा बराबर होता है, जबकि वेग जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। अगले की बात लेकर चलूं, इनका प्रयोग क्या है मेरे भाई, तो इनका प्रयोग हम नेविगेशन के लिए करते हैं। नेविगेशन समझते होंगे, हमारे इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, नाविक या फिर IRNSS, है ना जी। प्लीज टॉपिक चेंज करा दीजिए। बैग मैं बोल चुका हूं बेटा कई बार, आज फिर बोल दूंगा, मैं आज फिर बोल दूंगा शिवांगी, मैं बोल चुका हूं यार कई बार। तुम लोग भी कभी कभी फोन किया करो ना, तो बोला करो यार। चलो, तो आप ये समझ के चलिएगा, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, नेविगेशन के लिए करते हैं। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, मतलब मौसम संबंधी भविष्यवाणियां, इसके लिए करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए, इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम इसका प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए, इसका यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है DTH के लिए, कभी कभी टेलीफोन के लिए, कभी कभी मोबाइल फ़ोन के लिए भी। मोबाइल फ़ोन के लिए हमेशा तो इस्तेमाल नहीं होता, कभी कभी होता है जब डिजास्टर आते हैं, जब कोई ऐसा ना भूकंप, ज्वालामुखी फट गया और वो कुछ हो गया है ना, तालाब भर गया, नाली आ गई, बाढ़ आ गई, ऐसी चीज़ें, तो उस जगह पे तब इस्तेमाल होता है। वैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इनसे नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन पे बातचीत होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, जिसको प्रकाशिक तंतु कहते हो, ऑप्टिक्स में आएगा, लाइट वाले चैप्टर में आएगा। पर आप ये समझ के चलिएगा, इस तरीके से हम चीज़ों को लिखकर चल सकते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह की बात करूं तो इसको हम ये कहते हैं। हाँ जी भैया जी, और बताइए सर फिजिक्स की प्रैक्टिस कैसे करें, क्वेश्चन बुक नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी, कुछ बता दीजिए। ठीक है भैया जी, अगर बुक नहीं है तो बुक खरीद लो यार, बाकी ठीक है। अपने चाइल्ड को भी इंट्रोड्यूस करूँ, बिल्कुल करूँगा यार, वो थोड़ा सा उसकी एंट्री थोड़ी धमाकेदार रखूँगा, है ना, घोड़े पे एंट्री होगी उसकी। और जब घोड़े पे एंट्री करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, है ना, वो 2 घोड़ों पे आएगा, तब हम आपको एंट्री कराएंगे। ऐसी शानदार एंट्री कराएंगे, मतलब नॉर्मल एंट्री में मज़ा नहीं है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसको हम क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, और इस तरीके से कह के चलते हैं। तो कुल मिला के आपके सिलेबस में ये भी एक टॉपिक बनता है, इसको हम भू स्थिर उपग्रह कहकर चलते हैं। बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछकर चल सकते हैं। बताइए जी भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। नोट डाल के लिख लो कुछ पॉइंट। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सैटेलाइट is 14 to 15 years, 14 to 15 years। ये उपग्रह उपग्रह की औसत आयु 14 से 15 वर्ष की होती है। ऐसा नहीं कि वर्ष होती है, ऐसा नहीं कि सैटेलाइट जिंदगी भर चक्कर लगा रहे, अरे ना, ऐसा नहीं होता भाई। उपग्रह खत्म हो जाते हैं मेरे भाई, उपग्रह खत्म, उनकी जिंदगी खत्म। सर इंटरनेट राउटर भी सैटेलाइट पर होते हैं? नहीं होते बेटा, इंटरनेट राउटर कोई नहीं चीज़ नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, DTH यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन कभी कभार। सर वॉकी टॉकी कैसे काम करता है? वॉकी टॉकी भी सैटेलाइट से काम नहीं करता है, वो रेडियो वेव्स पे काम करता है, रेडियो तरंगों पे काम करता है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कहते हैं इसको, भू तरंग संचरण कहते हैं इसको, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। पहले आपके सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब हटा दिया गया है कोरोना के बाद में, चैप्टर ही हटा दिया है पूरा।
और सर डीटीएच से पहले तो एक केबल एरिया, तो वो कहाँ से आता है, क्या वो भी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है? हाँ भैया, हर्षिता, वो भी सैटेलाइट से कनेक्ट होता था, लेकिन उसमें क्या होता था, एक मेन ऑपरेटर होता था जिसको सारा सिग्नल मिलता था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता था सबके अंदर, सबके पास। हाँ जी भैया, पाथफाइंडर ठीक ठाक बुक है। ठीक है। हाँ जी, कम्युनिकेशन करने के लिए ठीक है जी। सर कितने टाइम तक होगी आज क्लास? 9:30 तक। ठीक है जी। तो अगर बात लेकर चलो, और कोई इंपॉर्टेंट बात यार? ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पहला चीज तो ये बनती है कि इनकी औसत आयु। सैटेलाइट डू नॉट नीड एनी एनर्जी टू रिवॉल्व, एनी एनर्जी टू रिवॉल्व, नीड एनर्जी only to transmit or receive signal, transmit and or receive signal, receive signal। कहने का मतलब ये हुआ, उपग्रह को घूमने के लिए, उपग्रहों को घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती, सिर्फ सिग्नल, सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए होती है, और प्राप्त करने के लिए होती है, होती है। तो सिर्फ किसके लिए होती है? सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो पाथ फाइंडर लगा दे तो सिलेक्शन का चांस क्या होगा अगर मेरे पूरे सॉल्यूशन कर दूं? आयुष चौहान, सिलेक्शन के 100% चांस सिर्फ और सिर्फ स्कूल की किताब एनसीईआरटी पढ़कर होते हैं। इसके अलावा कोई किताब नहीं आती मार्केट में जिससे 100% सिलेक्शन के चांस हो। पहली बात सुनो मेरी, किताबें अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई जाती हैं, उनको भी कोई ना कोई राइटर लिखता है। दूसरी बात, जरूरी बात, किताबों में बहुत साल से कोई अपडेशन नहीं हुआ है। जो किताबें आज से 5 साल पहले छप रही थी वही किताब आज भी छप रही है, किताबों में परिवर्तन नहीं किया गया है। तीसरी बात, हाँ क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े बहुत नए जोड़ दिए हों, पर जो पुराने क्वेश्चन हैं, वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, उनको नहीं जोड़ा गया है। तीसरी बात, पेपर में क्वेश्चन करने से रटने से अच्छा है ज्यादा ध्यान इस बात पे लगाओ कि क्वेश्चन कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ये पाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नए देखने को मिल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही होंगे। तो कोशिश करो कॉन्सेप्ट सीखो, ना कि प्रश्न रटो। तो बुक मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप कॉन्सेप्ट क्या पढ़ के जा रहे हो और आप क्या सोच पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे होगा। पेपर में जब तक क्वेश्चन देखकर आपको तुरंत स्ट्राइक ना कर जाए, तुरंत दिमाग में ना जाए कि ये प्रश्न ऐसे होना है, तब तक मजा नहीं है। तो कोशिश करो सारी चीजें सीखो। अब ये कैसे होगा क्वेश्चन देखकर? जितने ज्यादा आपकी आंखों से क्वेश्चन निकल सकते हैं उतना करने की कोशिश करो। मेरी बात समझो, इसका मतलब यह है कि अकेली पाथफाइंडर एनफ नहीं है। जहां से आप मॉक टेस्ट ले सकते हो मॉक टेस्ट कराओ, अगर आपको टीचर्स करा रहे हैं प्रैक्टिस तो वो कराओ, मैं जब कराऊंगा मेरी प्रैक्टिस कराओ, आपको और कोई लगता है उसकी प्रैक्टिस करो। पर आप ये समझो कि आपको क्वेश्चन अगर देखते ही स्ट्राइक करना है तो आप जितने ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। हाँ जी, अप्रोच मैटर करता है। मेरा कहना भी वही है कि आप प्रश्न मत रखो कि ये किताब के क्वेश्चन कर लूंगा, ये किताब के क्वेश्चन कर। कुछ किताब सिर्फ एक ही चलती है मार्केट में, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अच्छी किताब नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी पे बेस्ड आप कोई भी रेफरेंस बुक सॉल्व कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगी, लेकिन फिर भी आप पढ़ो। हाँ जी आर्या ठोकर, मैं वही बोल रहा हूँ, पाथफाइंडर बहुत पुरानी किताब है, उसमें ज्यादा अपडेशन नहीं किया गया है। किताबें वही पुरानी छपती चली आ रही है और अब पैटर्न चेंज होता रहता है। पिछले साल का पेपर देखो एनडीए का कितना डिफिकल्ट बना दिया, उससे पिछले बार का पेपर कितना, पिछले 3 सालों से पेपर बहुत बढ़िया, इस बार का पेपर देखो क्या रद्दी बना दिया, 2 कौड़ी का पेपर बना दिया। तो भाई पेपर का पैटर्न का नहीं कह सकते कि क्या बनेगा, लेकिन आप इतना जरूर कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे। अगर आप पूरी तरीके से 9, 10 और कुछ हिस्सा 11, 12 का पढ़कर जाओगे तो आप आराम से पेपर क्रैक कर सकते हो, पेपर निकाल सकते हो। चलिए जी, हम आपसे बात कहना चाहते हैं ये। और तीसरी बात, मिनिमम 3 satellites are needed, 3 satellites are needed
टू कवर होल अर्थ, पृथ्वी को पूरा कवर करने के लिए न्यूनतम 3 उपग्रह चाहिए। कम से कम 3 चाहिए, 3 के बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है मेरे भाई, तो कम से कम 3 उपग्रह लगेंगे, और 3 उपग्रह से आप पूरी पृथ्वी कवर कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी कवर कर सकते हैं। तो आप ये समझ के चलेंगे मिनिमम क्या होगी, 3 सैटेलाइट की नीडेड होगी, 3 सैटेलाइट की जरूरत होगी। और इस तरीके से हम इस टॉपिक को भी पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह कहकर चलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उपग्रह कहकर चलते हैं। क्या बात समझ में आई? चलिए भैया जी, बहुत ऊपर बात। अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, आपके पेपर में इस साल भी इस पर सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, यानी हिंदी में बात लेकर चलूं तो एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं उपग्रहों में ऊर्जा। और ज्यादा अच्छा क्या होगा, उपग्रहों में ऊर्जा, मैं ज्यादा अच्छा ये कहूंगा कि आप अच्छे दोस्त बनाओ और दोस्तों के साथ प्रश्न क्वेश्चन डिस्कस किया करो। यकीन मानो मेरा, जो दोस्त आपके अच्छे हैं ना, उनके साथ बैठकर क्वेश्चंस लगाया करो, उनके साथ बैठकर पढ़ा करो। क्वेश्चन सोचने का जो क्षमता है ना, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, जब आप सोचो कि हाँ ऐसे हो सकता है, जिस दिन आप में कैपेबिलिटी आ गई कि सोचने की आ गई कि हाँ ऐसा करके ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करके ऐसा कर देते हैं, आप ये समझ लीजिए उस दिन आपका पेपर रोकने कोई दुनिया का ऐसा माई का लाल नहीं जो आपका पेपर रोक दे, जिस दिन आपकी सोचने की क्षमता विकसित हो गई। इसलिए रटना नहीं है, समझना है, चीजों को सोचना है। उपग्रहों में कौन सी ऊर्जा होती है, तो पेपर में इस पर भी प्रीवियस से सवाल आया है, पहले प्रश्न आया है। पहली ऊर्जा जिसकी हम बात करते हैं, इसको कहते हैं स्थैतिक ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा कितनी होती है, क्योंकि भाई ये ऊपर लटके हुए हैं तो स्थैतिक ऊर्जा तो होगी कुछ ना कुछ, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अगर मैं बात करूं उपग्रहों में, तो वो होती है -GMM/में स्मॉल r के बराबर। तो इनके अंदर कितनी ऊर्जा होती है बच्चों, इसकी बात लेकर चलूं तो स्थैतिक ऊर्जा का मान होता है -GMM/r, -GMM/r। m का मतलब क्या है, m तो जानते ही हो, मास ऑफ अर्थ, हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। लिख नहीं रहा हूं हिंदी में क्योंकि बहुत आसान है। मास ऑफ सैटेलाइट हिंदी में बोलते हैं, सैटेलाइट का मतलब आप जानते होंगे, उपग्रहों का द्रव्यमान। मास मतलब द्रव्यमान, है ना जी, सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। आर क्या होता है बेटा, आर का मतलब होता है R+H, यानी कुल ऊंचाई पृथ्वी के सेंटर से R+H, इतनी बात है। और कैपिटल जी तो आप जानते ही हो, माइनस अभी आप मत जानो, माइनस बता दूंगा क्या होता है। दूसरी बात, कितनी गतिज ऊर्जा होती है। अगर मैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करूं ना मेरे भाई, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं ना, कितनी गतिज ऊर्जा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, कितनी गतिज ऊर्जा इनमें होगी। तो अगर मैं बच्चों गतिज ऊर्जा की बात करूं कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा का मान निकलेगा, ये निकलेगा प्लस का G×M/2/r। तो आप देखेंगे इनके अंदर गतिज ऊर्जा का मान इतना है। तो आप देखेंगे स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान कितना है, Gmm/में कितना होता है बेटा, 2r होता है। कितना होता है बेटा, 2r होकर चलता है। कितना होता है बेटा, 2r होकर चलता है। बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं तीसरी ऊर्जा की, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी कहते हैं। और टोटल एनर्जी की बात करूं तो इसको बोलते हैं कुल ऊर्जा। एक बात और याद रखो, फिजिक्स को हमेशा लाइव लिया करो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डाउट पैदा होंगे, और पढ़ने का मजा तभी है जब आप लाइव लो, वरना कोई मकसद नहीं है, वरना ये समझ लो छोड़ दो सब्जेक्ट इससे बढ़िया। तो आप कहें इन दोनों को अगर जोड़ दें बेटा, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, माइनस में आएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा माइनस का Gmm में निकल कर आएगा 2r। और आप देखेंगे कुल ऊर्जा निकल कर आई है इतनी। और ये 3 ऊर्जाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए मेरे भाई, पता होना चाहिए। तो ये 3 ऊर्जाएं हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोलो किसी कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है जी भैया जी, बोलो भैया जी, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए चलिए बाबू भैया,
बाबू भैया, ये ऊर्जा का धनात्मक या ऋणात्मक से क्या मतलब है? ऋणात्मक से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एनर्जी? ये कहां पर, सिर्फ यहीं पर नहीं बेटा, पूरी फिजिक्स में एनर्जी माइनस का मतलब क्या है और एनर्जी प्लस का मतलब क्या है। जब आप माइनस लिखते हैं तो आखिर माइनस का मतलब क्या होता है समझना। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी ऊर्जा माइनस होना, यानी एनर्जी माइनस होने का मतलब, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी माइनस होने का मतलब, एनर्जी माइनस का मतलब होता है मेरे भाई, एनर्जी माइनस का मतलब होता है बाउंडेड सिस्टम कहते हैं। बाउंडेड का मतलब होता है बंधा हुआ, बंधा हुआ, बंधा हुआ, बंधा हुआ, या एट्रैक्शन यानी आकर्षण वाला सिस्टम। अट्रैक्शन यानी आकर्षण वाला सिस्टम। तो जब दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं, हमारा उपग्रह चक्कर तो लगाता है लेकिन वो पृथ्वी खींच के रखी है ना बेटा, पृथ्वी ने खींच के रखा है, पृथ्वी ने खींच के रखा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से है ना बेटा। तो इस कारण से हमने माइनस लिखा है। माइनस मतलब बंधा है, छूट नहीं गया है, भग नहीं गया यहां से, क्या है, पृथ्वी ने पकड़ के रखा है, इसलिए उसको लिखा है माइनस में। माइनस बताता है बाउंडेड सिस्टम को। जैसे दो आवेश है, दो चार्ज है, प्लस और माइनस, तो उनके बीच में ऊर्जा क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एनर्जी माइनस मतलब बाउंडेड या एट्रैक्शन। एट्रैक्शन को दिखाने के लिए, आकर्षण को दिखाने के लिए हमेशा माइनस यूज किया जाता है। अगर कभी मेरे भाई एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, कमेंट को। हाँ जी, अब आप बताओ। हाँ जी सर, जब एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो लगती है तो नेगेटिव, ठीक है। क्या वैष्णव सर, आपके बोलने के बाद मैं रिकॉर्डेड लेना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से 4 घंटे क्लास 2 घंटे की हो जाती है और 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाती है। बहुत बढ़िया वैष्णवी, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और एनर्जी धनात्मक होने का मतलब क्या होता है, एनर्जी धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होता है रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब होता है प्रतिकर्षण वाला, रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण की बात लेकर चलें तो प्रतिकर्षण, बात समझे, क्यों, प्रतिकर्षण, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण वाला। तो रिपल्सिव का मतलब है पॉजिटिव होना। जब भी ऊर्जा माइनस में तो आपका दिमाग चलेगा सर माइनस लिखा है मतलब, वो प्लस लिखा है मतलब रिपल्सिव है। और एनर्जी का मतलब जीरो होने का मतलब होता है, ऊर्जा का जीरो होने का मतलब होता है फ्री सिस्टम। फ्री मतलब होता है ना धनात्मक, ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव, यानी फ्री मतलब होता है ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, ना रिपल्शन। और इस तरीके से आप ऊर्जा के अलग अलग साइन लगाते हो। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप में क्षमता है, क्या आप आंसर दे पाओ, क्या आप क्षमता है आप में आंसर दे पाओ, मुझे बताओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, किसी उपग्रह को कितनी ऊर्जा दे दी जाए, किसी उपग्रह को कितनी ऊर्जा दे दी जाए कि वो उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर चला जाएगा। किसी उपग्रह को कितनी ऊर्जा दे दी जाए कि वो अपना कक्ष छोड़कर चला जाएगा, यानी हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट लीव्स इट्स ऑर्बिट। कितने सैटेलाइट को एनर्जी दे दें कि वो सैटेलाइट अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। उपग्रह को कितनी ऊर्जा दे दें कि वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, कक्ष छोड़ देगा, कितनी ऊर्जा दे दें। अगर आप में दिमाग होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाओगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, क्या आपको बात समझ में आई, कितनी ऊर्जा दे दें, कितनी एनर्जी दे दें कि वो सैटेलाइट अपनी ये छोड़ दे। तो मुझे बता के चलो कितनी ऊर्जा दे दें कि वो अपनी चीज को, सैटेलाइट को छोड़ दे। भैया चलिए ठीक है, बता के चलो कितनी ऊर्जा दे दें, बोलो भैया जी। हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन टू सैटेलाइट so that it leaves its orbit, it leaves its orbit। हिंदी में बात लेकर चलूं, उपग्रह को कितनी ऊर्जा दे दी जाए, कितनी ऊर्जा
दे दी जाए कि वह अपना कक्ष छोड़कर चला जाए, कक्ष छोड़कर चला जाए, चला जाए। तो आपसे पूछा गया है कि कक्ष छोड़कर चला जाए। आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है माइनस का जी एम एम बाय आर दे दूं, माइनस का जी एम एम बाय टू आर दे दूं, जी एम एम बाय टू आर दे दूं, या जी एम एम बाय आर दे दूं। आपको बताना है कितनी दे दूं कि वो अपना ऑर्बिट यानी कक्ष छोड़कर चला जाए। आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। चलिए ऑप्शन बताइए, मेरे को पता है आप सब लोग अलग अलग दे रहे हो। आप मुझे ऑप्शन बता दो कि भैया जी कितनी ऊर्जा दे दे कि वो कक्ष छोड़कर अपना भग जाए, निकल जाए। तो आपको मुझे बता के चलना है कि कितनी दे दें कि वो अपना कक्ष छोड़कर चला जाए। आपको क्या लगता है कि कितना दे दी जाए और कितनी नहीं दे दी जाए? बोलिए भैया जी, बात ठीक है? बेटा तनु वर्मा, अभी हम वेलोसिटी वाला नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इनमें से कोई ऑप्शन बताना है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया 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 भैया जी, बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग यार खतरनाक बंदे हो यार तुम लोग। अगर मैं इसके उत्तर की बात लेकर चलूं मेरे भाई, तो भैया जी कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो टोटल एनर्जी होती है माइनस की जी एम एम बाई टू आर। भूल तो नहीं गए बेटा? ये होती है। तो इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है जिससे फ्री हो जाए, फ्री सिस्टम हो जाए। तो ये फ्री कब होगा? कितनी ऊर्जा दे दें? तो भाई इसको जीरो कैसे करेंगे? इसको जीरो करना चाहते हो तो प्लस में जी एम एम बाई टू आर दे दो ना। तो भैया जी यदि प्लस का जी एम एम अपॉन में टू आर दे दें तो ये भग जाएगा, सीधी सी बात। तो भग जाएगा। तो भैया जी इसका आंसर कितना होगा? जी एम एम बाई टू आर, यानी प्लस का आंसर नंबर होगा सी। टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा आप जीरो कर दो। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो। हाँ जी रोहित राजा, आपके कमेंट ही सबसे ज्यादा आते हैं। चलिए जी, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्या आपको बात समझ आई? और इस ऊर्जा जिसे देने के बाद उपग्रह अपना कक्ष छोड़ देता है, उस ऊर्जा को हमारी भौतिकी में, हमारी फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि मैं क्या कह रहा हूं। जिस ऊर्जा को देने पर, जिस एनर्जी को देने पर सैटेलाइट अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक आ गया है बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा। आपका एक लेक्चर का और टॉपिक रह गया है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं एक्चुअली मैं यूट्यूब पे डालना चाह रहा था कोई लेक्चर। आप मुझे बताओगे कौन सा चैप्टर है जिसको मैं डाल दूं? कौन सा चैप्टर होना चाहिए जिसको मैं डाल दूं? आपको क्या लगता है कौन सा चैप्टर डालना सही रहेगा? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नहीं बेटा, ठीक है सर। सबसे लो वेटेज वाला, लो वेटेज वाला सबसे डालूं? अच्छा ठीक है, ऑप्टिक्स फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दूं? फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दूं? 11th के कितने चैप्टर और हैं? 3 चैप्टर और हैं, इसके बाद 3 4 चैप्टर और हैं। चलिए ऑप्टिक्स ठीक है। आयुष बनाओ, फिर भी बनाना तो पड़ेगा बेटा लाइफ में, है ना। कमियों का कमियों को अलग तो करना ही पड़ेगा। क्या कारण है, कैसा कारण है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम है। पहले बेसिक क्वेश्चंस करो एबीसीडी वाले, मतलब जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ, तब होता चलेगा। प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस यार। सर हाई वेटेज वाला, ठीक है।
तो भैया जी वेटेज ज़्यादा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है। नैंड गेट और भैया नैंड गेट और गेट वाला जो चैप्टर बोल रहे हैं ना बैंकिंग सिंह राजपूत, वो इसमें तो नहीं है बेटा, आपके में एनडीए में लिखा नहीं गया है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज़्यादा हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का ही पोर्शन रखता है। तो आप चाहो तो मैं वन शॉट करके इलेक्ट्रिसिटी पूरी डाल सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं इलेक्ट्रिसिटी पूरी डाल सकता हूँ वन शॉट करके। तो बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अरे अरे यार, चलो ठीक है, ठीक है सुमित बेटा, ठीक है, ठीक है सुमित विद्यार्थी। चलिए ठीक है, साउंड एंड वेव भी है, अच्छा वेव्स एंड ऑसिलेशन भी है, चलो ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन भी अच्छा है, वेव्स एंड ऑसिलेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है आर्या, ये साउंड एंड वेव भी ठीक है भैया जी। अभी तो एक चैप्टर डालूंगा यार, कोई है ना, चैप्टर बनाने में टाइम लगेगा ना, सारी चीज़ें पिक्चर क्लिप करना, मतलब काटना वाटना ये सब। एग्जाम तक कंप्लीट हो गए सिलेबस, हो जाए सिलेबस, ये पूछ रहे हो जाएगा सिलेबस? नहीं होगा, रिकॉर्डेड पढ़ी जाएंगी, डालना तो पड़ेगा ही, सिलेबस तो कराना ही पड़ेगा। फुल मैराथन ऑन यूट्यूब इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, यूट्यूब इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। आज मैं डालता हूँ, या तो वेव्स एंड ऑसिलेशन डालूंगा या फिर मैं डालूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों में से एक डालूंगा, पूरा एक साथ कंबाइंड, ठीक है। ठीक है मयंक सिंह राजपूत, डाल देंगे, ठीक है, ये भी डाल देंगे मयंक सिंह राजपूत, ठीक है। चलो तो हम अगर बात लेकर चले बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी इफ given to a satellite, given to a satellite will leaves its orbit, leaves its orbit, orbit is known as binding energy, is known as binding energy, is known as binding energy, is known as बाइंडिंग एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, वह न्यूनतम ऊर्जा, ऊर्जा जिसे देने के बाद उपग्रह, उपग्रह अपना कक्ष छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, चला जाएगा, कक्ष छोड़कर चला जाएगा, और उस ऊर्जा को, बंधन ऊर्जा को आप लिखते हैं बी डॉट ई इक्वस टू प्लस का जी एम एम अपॉन में 2 × R। इस तरीके से आप इतनी ऊर्जा दे देंगे तो उपग्रह अपनी कक्ष छोड़ देगा, जिसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है जी भैया, एल टी बॉय पढ़ा देंगे, बट मेरे पास ना टाइम, देखते हैं, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट रहता है यार, सुबह से लेकर रात तक क्लासेस होती है, तो टाइम बड़ा मुश्किल से निकाल पाता हूँ। तुम लोगों को लगता हो यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ यार, सुबह 8 बजे से क्लासेस हो जाती है मेरी। सर आपके अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा डाउट्स नहीं आए वो वाले रिकॉर्डेड डाल दो, ठीक है, निष्ठा डालते हैं। अभी तो स्टार्ट कर दो, पढ़ना है ना साथ साथ में, ताकि सिलेबस भी जल्दी हो जाए, ठीक है। आज रात तक डालता हूँ, है ना, आज प्रिपेयर करूंगा, बनाऊंगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कह के चलते हैं, इसी को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगली बात है, इसको हम बोलते हैं, चलिए, ये जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो पूरा जो आपका टॉपिक चल रहा है, ये समझ लो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझते हो? स्थिर विद्युतीय करके एक चैप्टर था, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप यहीं से सीख लेना, पर मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आपको वो चीजें आती है ना, तो ये चीजें भी आपको आती होंगी, ये समझ लो बिल्कुल सेम टू सेम है। बस बस निशान बदल जाएंगे, यहाँ बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे वहां पर आपको याद होगा, जब आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में आप ई का फॉर्मूला वहां पे लिखा करते थे F/Q। आपको याद होगा, आप वहां पर ई का फॉर्मूला लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R²। आपको याद हो तो
बिल्कुल ये समझ लो, यहां पर बस Q की जगह M आ गया है, चार्ज यानी आवेश की जगह पे यहां पे मास आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं आया है, बाकी सब कुछ सेम है। ये समझ लो वहां पर क्या था, वहां पर बात लेकर चलो तो वहां पर था चार्ज, यहां पर क्या होता है, चार्ज की जगह मास है, बस Q को M रख दो, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। नया चैप्टर नहीं है महाराज, वही चैप्टर चल रहा है अभी। अभी चैप्टर अभी करीब 1 घंटे का बचा हुआ है ये चैप्टर। ठीक है, ठीक है जी। चलो भैया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे से बताना बेटा। आप समझते हो कुत्ते, समझते हो कुत्ता, समझते हो कुत्ते, कुत्ते तो समझते होंगे बेटा आप, समझते होंगे बेटा। ये समझो, मेरी बात समझना, एक चार्ज है, एक आवेश है, चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, आवेश के चारों तरफ एक एरिया होता है, अदृश्य है। यहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज चलकर आएगा, दूसरा आवेश चलकर आएगा, तो एक चार्ज या तो उसको अपने पास खींच लेगा या फिर उस चार्ज को दूर भगा देगा। तो हर एक आवेश का, हर एक चार्ज का एक क्या होता है, एरिया होता है। वो जो इसका क्षेत्र है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और कहां पर कितना स्ट्रांग है उसको बोलते हैं, कितना ताकतवर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बिल्कुल सरल सा यहां है। एक मास होता है, एक द्रव्यमान होता है, जैसे ये द्रव्यमान है बेटा, इसके चारों तरफ भी एक क्षेत्र है, और इसके पास में कोई आएगा तो ये इसको दूर खींच लेगा, दूर खींच लेगा। ये रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण नहीं कर सकता, ये सिर्फ खींच सकता है। तो इसका एक क्षेत्र है जिसमें कोई आएगा तो इसको खींच लेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। बिल्कुल सरल सी भाषा है, सुनिएगा मेरी बात। एक कुत्ता होता है, कुत्ते का क्षेत्र होते हैं, देखो कुत्ते का एरिया होता है, उसको उस क्षेत्र में दूसरे एरिया का कुत्ता आ जाएगा तो उसको भौंकेगा या फिर उसके साथ बैठकर बढ़िया दारू पिएगा, दो में से ये काम करेगा कुत्ता। तो भैया जी वो एरिया क्या है, एक कुत्ते का है, तो यही समझ लो वही क्या है, फील्ड है। उसके अंदर कोई दूसरा आएगा या तो खींच लेगा या दूर भगा देगा। यहां पर किसी द्रव्यमान, किसी मास के चारों ओर का वह फील्ड जहां पर किसी दूसरे द्रव्यमान को खींच दिया जाता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। जैसे सूरज है, सूरज का जो क्षेत्र है उसके अंदर सारे ग्रह आ रहे हैं, इसलिए तो वो सब सारे ग्रह को खींच के रखा है, अगर वो उसके फील्ड में नहीं होते तो नहीं घूम रहे होते, सीधी सी बात है। तो आप ये समझ के चलो कि इसको हम क्या कहते हैं, द रीजन अराउंड अ मास, around a mass where force is experienced, force is experienced, experienced, force is experienced, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चारों ओर का वह क्षेत्र जहां जहां बल महसूस हो, महसूस हो, जहां बल महसूस हो, किसी आवेश के चारों ओर का जहां बल महसूस हो, तो किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां बल महसूस हो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। क्या है जी भैया, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया, ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया जी यहाँ फॉर्मूला क्या था, I बराबर एफ अपॉन क्यू। मैंने आपसे 50 बार चिल्ला चिल्ला का कहा बेटा, मैं बेटे मर भी जाऊं ना बेटे, फांसी लगा लूं इस लाइव क्लास में, तब भी नहीं सुधरने वाले तुम। मैंने आपसे कहा था इसमें सिर्फ क्यू की जगह एम होने वाला है, बाकी सब कुछ एक जैसा है, बस कुछ नहीं बदलना है। तो बेटा वहां पर ई से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे आई से, है मतलब वही, चाहो तो ई से लिख सकते हो। आई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एम, और इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। ये इसके बराबर है। इसको लिखना चाहें कितने के बराबर होगा बेटा, तो भैया जी यहां पर भी फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। बल किसके बराबर होगा तो मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे भाई मेरे पास ये द्रव्यमान है, ये कैपिटल एम, इसके चारों तरफ एक छोटा एम आया, ये इसको खींच लेगा, तो भैया जी कितना लगेगा, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन में एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में एम, एम से एम काट देंगे तो बनेगा कितना, आई बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और यही इसका फॉर्मूला है जिसका मान किसके बराबर होता है, जी के बराबर। लो भैया जी, स्मॉल जी को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता।
स्मॉल जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। ये लीजिए भैया जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कैपिटल जी, क्यू की जगह एम, आर स्क्वायर वो का वही, बाकी सब कुछ बातें सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। हाँ जी भैया निष्ठा, हाँ ठीक है जी। बोलो भैया जी, कोई दिक्कत? बोलो, कोई परेशानी? बुरा लग रहा है मेरी बात का? बुरा लग रहा है बेटी मेरी बात का? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, आगे चलें तो स्मॉल जी को ही हम बोलते हैं बेटा गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। और मेरे भाई इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होती है? बच्चा बच्चा जानता है, ये जानता है, रिक्शे वाला तक जानता है इस बात को कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी? डायमेंशन की बात लेकर चलूँ तो डायमेंशन होगी LT-2, जिसकी डायमेंशन यानी विमा होगी LT-2, क्योंकि स्मॉल जी है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ, अरे क्या बार बार गड़बड़ आवाज कर रहा है? चलिए जी, इसकी बात लेकर चलूँ तो इसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता कहकर चलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आई? आनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको आनी भी चाहिए। ठीक है जी भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अगली बात, अगली बात इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव। ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं? यू आर ग्रेट, धन्यवाद भैया, थैंक यू। ग्रेट तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं। सारी चीज़ों की इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो इतना चीज़ों का अनुभव होता है कि क्या कैसे क्या बोलना है। ठीक है, चलिए गुरुत्वीय विभव जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है जी भैया, बात बोलो। गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव क्या होता है बेटा? गुरुत्वीय विभव को पढ़ें इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। आपने कभी ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्या आपने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में पढ़ा है? वैसे मेरा मन तो नहीं है इसको बताने का, लेकिन आप दोनों को एक ही बार में समझ जाओगे तो अगली बार समझाना नहीं पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं वैद्युत विभांतर। लिखो ना सीधे सीधे, विभांतर, विद्युत विभांतर, कुछ भी लिख सकते हैं। विभांतर। क्या होता है विभव, मुझे बताओ। क्या बोल रहे हैं? आपका फेवरेट चैप्टर कौन? भाई आ, सभी फेवरेट है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। हालांकि जो 11th क्लास जो है ना, जो पूरी की पूरी 11th क्लास होती है, वो पढ़ाना और मुझे पढ़ना दोनों ही बहुत बढ़िया लगते हैं। मुझे 11वीं कक्षा ज़्यादा अच्छी लगती है बताना किसी को। हालांकि ऐसा नहीं कि 12वीं नहीं, लेकिन 12 मतलब आप चॉइस पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है ज़्यादा। 12वीं में क्या है ना यार, 12वीं में सब थोड़ी आसान पड़ जाती है। 11वीं में चीज़ें अच्छी हैं, सोचने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा थी, सुनना मेरी बात को, मैं बस यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखूंगा, यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा होता क्या है। बच्चों विद्युत विभांतर आप किसे कहते हो? विभांतर का मतलब होता है किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जाने में किया गया कार्य, परंतु त्वरण ना आए। त्वरण ना आने का मतलब हुआ गतिज ऊर्जा ना बढ़े। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, हिंदी मीडियम नहीं लिखूंगा यार, थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, गतिज ऊर्जा नियत बनी रहे। सुनना मेरी बात को। तो विभांतर का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान किसी आवेश को ले जाना है तो कितना किया गया कार्य। आप मुझे बताओ मेरे घर में कितना वोल्टेज आता है? मेरे घर में आता है 220 वोल्ट। कभी 220 वोल्ट का मतलब समझे हो?
220 वोल्ट का मतलब है 220 वोल्ट कार्य से संबंधित है, यानी एक चार्ज को एक वायर से दूसरे वायर ले जाना होगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 220 जूल का कार्य करना पड़ेगा। तो विभव पोटेंशियल का मतलब समझो, तो पोटेंशियल बताता है कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो वर्क होता है, और यही वर्क ऊर्जा में आता है और यही एनर्जी का तो आप यूज कर रहे हो। तो वास्तविकता में समझ लो कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल यानी विभव ऊर्जा से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, कार्य से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है। मेरी बात को समझो, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किया गया कार्य। मुझे बताओ ये प्लस क्यू है और आप सॉरी ये प्लस क्यू है और आप क्यू जीरो को लेकर आ रहे हो, कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, क्या दिमाग लगाने वाली बात है भैया जी। विभव का निकलना है तो विभवांतर का लिखना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी ए माइनस वी बी बराबर में क्या होगा, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, वी ए फाइनल माइनस इनिशियल अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर किया गया कार्य। तो भैया जी अगर मुझे बताओ प्लस ये क्यू क्यू के पास जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, क्योंकि रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है। तो प्रतिकर्षण है तो आपको दम लगानी पड़ेगी ले जाने के लिए कि चल चल चल, ये तो इसके बाद जा नहीं रहा होगा प्लस प्लस के साथ, रिपल्शन है ना प्रतिकर्षण, तो इसमें दम लगाएगा, चल चल चल, धक्का लग, यानी बल किस तरफ लगाएगा बेटा, इस तरफ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, विस्थापन किस तरफ लगाएगा, इस तरफ। तो दोनों एक तरफ है तो वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। सारी बातें सुनना क्योंकि मुझे दोनों चीज समझानी है इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो भाई जब ये इसको इस तरफ लेकर आएगा तो W बराबर क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जीरो हुई तो W क्या हुआ, प्लस का एफ एस। कहने का मतलब है ये क्या आएगा, प्लस का वर्क डन आएगा। क्यों आया प्लस का W, क्योंकि थीटा जीरो है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो प्लस का W अपॉन में जिसको लेकर आ रहे हो क्यू जीरो। क्या आपको बात समझ में आई मेरे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, किसी को दिक्कत तो नहीं। तो विभव का मान कितना निकला, इतना निकला। क्या दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां माइनस क्यू रख देते और ये ए पॉइंट होता, और अब अगर क्यू जीरो को लेकर आते तो अब की बार मेरे भाई कितना कार्य करना पड़ता। अगर आप अकलमंद हो, पढ़े लिखे हो, तो मुझे बताओ कितना कार्य करना पड़ता, कितना कार्य करना पड़ता। अब की बार क्यू जीरो माइनस क्यू के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा बेटा। क्यू जीरो तो अपने आप बक्कर जाएगा ना, आपका किया गया कार्य क्या, आप तो बैठ के पकोड़े खाओ ना। माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू के पास अपने आप जाएगा क्योंकि एट्रैक्शन है, तो आपको तो कोई कार्य ही नहीं करना पड़ा। तो कैसे निकालोगे विभव, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ना बदले। भैया जब ये इसके पास जाएगा, बल लगेगा, फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि स्पीड ना बढ़े, तो जैसे पहाड़ी से गाड़ी निकालनी होती है, जब पहाड़ी पे से गाड़ी उतारनी होती है, मैं आपसे बोलूं बेटा पहाड़ी से गाड़ी उतारनी है, लेकिन गाड़ी की स्पीड ना बदले, ना 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 ना, स्पीड ना बदले। तो कैसे स्पीड नहीं बदलेगी, जब गाड़ी में हल्के से ब्रेक लगा के रखोगे। जब गाड़ी में हल्के से ब्रेक लगा के रखोगे तभी तो, ब्रेक लगाना मतलब अपोजिट फोर्स यानी विपरीत बल। अब की बार मेरे भाई फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि स्पीड ना बढ़े, और विस्थापन ऐसे होगा। और अब की बार डेल्टा वी का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी बराबर में माइनस डब्ल्यू बाय क्यू होगा। तो भैया जी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ये होता है रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण में, और ये होता है एट्रैक्शन में यानी आकर्षण बल में। एट्रैक्शन जब भी होगा तो V माइनस होगा, और रिपल्शन जब भी होगा तो पोटेंशियल प्लस होगा। पोटेंशियल प्लस और माइनस दोनों में लिखा जा सकता है, विभव प्लस या माइनस दोनों में लिखा जा सकता है। क्या बात आपको समझ में आई मेरे भाई, मेरे भाई बात समझ में आई, क्या बात आपको समझ में आई। यहां पर मैं सीधे डेफिनेशन लिख दूंगा, सुनो मेरी बात को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एट्रैक्शन की स्थिति है, आकर्षण की स्थिति है, तो पोटेंशियल हमेशा माइनस आता है, और रिपल्शन अगर दो चार्ज के बीच में है, प्रतिकर्षण है, तो हम हमेशा W को पॉजिटिव लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, स्थिर विद्युतीय वाले चैप्टर में V प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्शन होता है यहां, इसीलिए इस चैप्टर में पोटेंशियल हमेशा और हमेशा माइनस में लिखा जाएगा। आप पूरी किताबें खोल लेना, आपको यहां V हमेशा माइनस में लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में V प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पोटेंशियल हमेशा माइनस में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, मैंने आपको उत्तर बताया कि V माइनस में तब लिखते हैं जब एट्रैक्शन आकर्षण की स्थिति होती है, उस केस में लिखते हैं नेगेटिव।
और विभव यहीं से आता है। अगर आप बोल देंगे कि किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से लेकर आए हो तो वी भी जीरो हो जाएगा और ये पोटेंशियल बन जाएगा। वास्तविकता में हमारी फिजिक्स में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती, विभव नाम की कोई चीज नहीं होती। विभव जब भी बोलोगे तो आप हमेशा बोलोगे किसी आवेश को अनंत से लेकर आएंगे, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे तो बोलोगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु चार्ज को लेकर जाओगे, और वही वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। हमारे यहाँ पर किया गया कार्य, हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट का मतलब है कि 220 जूल का काम होता है जब एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसीलिए हम इसको कहकर चल रहे हैं, इसी चीज हम इसको कहकर चल रहे हैं। दैट्स इट, यही टॉपिक था, इसको हम बोलते हैं ये। थोड़ा सा और रह गया है, चैप्टर हो जाएगा कल के दिन खत्म। कल के दिन भी आधे घंटे का रह गया है, फिर हम स्टार्ट कर देंगे एक नया चैप्टर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। हम लोग बीच के चैप्टर करेंगे लास्ट में, अभी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी पढ़ के चलेंगे। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 कराऊंगा। पहले मैं आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा इलेक्ट्रिसिटी, और फिर कराऊंगा ऑप्टिक्स। इसके बाद हम किसी तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले ये 3 चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? तो मैंने भाई, मुझे नहीं पता आज से पहले आप पोटेंशियल विभव के बारे में कुछ जानते थे कि नहीं जानते थे। मैंने आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की भाई, जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें करके चल रहा हूँ। आप कहीं से भी पढ़ लेना अगर आपको इतने इससे अच्छे एक्सप्लेनेशन मिले हो तो किसी चीज़ के। बाकी अगर रट के पढ़ना है तो आप कहीं भी फॉर्मूला रट सकते हैं, ठीक है? बट पढ़ रहे हो मेरे साथ तो पढ़ते चलो।